खबर दमदार में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में मनदीप। खबरों की शुरुआत करते हैं। गाजियाबाद में गैंगस्टर एक्ट के तहत बड़ी कार्रवाई की गई है। 3 गैंगस्टर आरोपियों की अवैध संपत्ति जब्त की गई है। गैंगस्टर आरोपी दिनेश, पंकज और मोंटी पर आपराधिक कामों से संपत्ति खरीदने के आरोप लगे हैं। पुलिस ने तीनों आरोपियों की 1,89,60,000 रुपए की अचल संपत्ति जब्त की है। यह कार्रवाई गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत की गई है। अपराधियों के नाम से अर्जित अवैध संपत्ति बकाया संख्या 108। कमिश्नरेट गाजियाबाद के अंतर्गत मधुबन बापूधाम तथा कविनगर पुलिस के द्वारा सराहनीय कार्य करते हुए आज गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अंतर्गत अपराधीगण दिनेश, पंकज और मोंटी की अवैध संपत्ति का जब्तीकरण किया गया है। इसके अंतर्गत आवासीय फ्लैट को जब्त किया गया है, जिसकी बाजार कीमत लगभग 2 करोड़ रुपए है। इन अभियुक्त गणों पर गाजियाबाद के विभिन्न थानों पर लगभग 1 दर्जन से के आसपास आपराधिक मुकदमे पंजीकृत हैं। इन्हीं आपराधिक गतिविधियों से अवैध रूप से यह संपत्ति अर्जित की गई थी, जिसको आज पुलिस के द्वारा कुर्क किया गया है। बागपत पुलिस ने 3 पश्चिम बंगाल के रहने वाले साइबर ठगों को गिरफ्तार कर लिया है। बागपत में हुई ठगी के मामले में पुलिस ने यह कार्रवाई की है और इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार ठग ऑनलाइन फर्जी कंपनी बनाकर शेयर मार्केट इन्वेस्टमेंट का झांसा देकर लोगों को ठगी का शिकार बनाते थे और पुलिस के मुताबिक ठग देश के अलग अलग हिस्सों में पिछले 2 महीने में 2 करोड़ से अधिक ठगी की वारदात को अंजाम दे चुके हैं। ठग गिरोह के 2 सदस्य अभी भी फरार चल रहे हैं, जिनकी बागपत पुलिस तलाश कर रही है। कि व्हाट्सएप के माध्यम से कि इनको लालच देके कि जो इसमें जल्दी हम लोग पैसा डबल कर सकते हैं या जल्दी पैसा आपको ट्रेड उसमें लगाकर जो आज ऑनलाइन इसमें ट्रेडिंग शेयर मार्केटिंग में लगाकर कैसे जल्दी से पैसा कमाया जाता है, उसमें प्रलोभन देकर उसमें जो लोग उसमें लालच में आकर जो पैसा इन्वेस्ट करते थे उन्हीं के साथ ये धोखा देते। क्या कुछ बरामद हुआ है? इनसे काफ़ी कुछ डॉक्यूमेंट्स भी बरामद हुए हैं। फेक लैपटॉप है, आधार कार्ड है, उनसे वो इसमें ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, लैपटॉप जो से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स है वो बरामद है। उसमें इसके अलावा 2 वाहन भी हुए। अयोध्या के गोसाईगंज थाना क्षेत्र में जमीन विवाद में युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। 1 महीने पहले खरीदी गई जमीन पर कब्जा लेने पहुंचे 40 साल के भूपेंद्र सिंह उर्फ भकारू की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर क्षेत्र में अतिरिक्त बल तैनात कर दिया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और आरोपियों की तलाश में दबिश दी जा रही है। अधिकारियों ने तहरीर के आधार पर कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया है। 9:30 बजे थाना गोसाईगंज में सूचना प्राप्त हुई कि काजीपुर गार्डन में 2 पक्षों में जमीनी विवाद को लेकर जो है कि गोली चली है, जिसमें एक पक्ष को गोली लगी थी। उनको मौके पे अस्पताल लाया गया, जो अस्पताल में जो है कि डॉक्टर द्वारा उन्हें मृत घोषित किया गया है और मौके पे जो है उनके घर वालों के परिजनों से जो है कि तहरीर लेकर जो है कि सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। रायबरेली में मंडी जा रहे ट्रैक्टर को पीछे से ट्रेलर ने जोरदार टक्कर मार दी है, जिससे 22 वर्षीय चालक की मौके पर ही मौत हो गई है। हादसा लखनऊ प्रयागराज मार्ग पर हिलालगंज के पास में हुआ है। टक्कर इतनी भीषण थी कि युवक उछलकर नीचे गिर पड़ा और जान चली गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, जबकि ट्रेलर चालक मौके से फरार बताया जा रहा है। बलिया में पुलिस ने 10 फरवरी को मिले एक अज्ञात शव की गुत्थी को सुलझा लिया है। प्रेम संबंध और ब्लैकमेलिंग के चलते 5 लोगों ने मिलकर युवक पंकज गुप्ता की बेरहमी से हत्या की थी। पुलिस ने इस मामले में एक महिला समेत 3 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। एसओजी और रसड़ा पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में हत्याकांड का खुलासा हुआ। पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा करते हुए बताया कि मृतक पंकज गुप्ता के पास में आरोपी विजयपाल सिंह की बहन की कुछ आपत्तिजनक तस्वीरें और वीडियो थे। पंकज इन तस्वीरों के जरिए महिला पर लगातार दबाव बना रहा था और उसे परेशान कर रहा था, जिसके चलते आरोपी विजयपाल सिंह ने पंकज गुप्ता की हत्या कर दी। सराय मीर है, उसी के अंतर्गत एक गांव में एक महिला के साथ संबंध थे और संबंध काफी पुराने थे।
जो पूछताछ में सामने आया है वो शादी से पहले जो इसमें अभियुक्ता भी है उसके संबंध उसकी शादी भी हो चुकी थी, लेकिन उसके बावजूद भी जो मृतक पंकज गुप्ता है लगातार उससे संपर्क स्थापित करने का प्रयास करता था और यह भी संज्ञान में आया है कि उसके कुछ आपत्तिजनक फोटो वीडियो इसके पास थे। बुलंदशहर में पैसे के लेन देन के विवाद में दबंगों ने घर में घुसकर एक युवक पर खौलता हुआ तेल डाल दिया, जिससे वो गंभीर रूप से झुलस गया। आरोप है कि पीड़ित दुर्गेश ने अपने रुपए वापस मांगे तो कहासुनी हो गई और उसके बाद में हिंसक रूप ले लिया। इसी दौरान रसोई में खाना बनाने के लिए रखा खौलता हुआ गर्म तेल आरोपियों ने उठाया और दुर्गेश के ऊपर फेंक दिया। उसे बचाने आई उसकी मां सुमित्रा देवी के साथ भी मारपीट की गई। घटना के बाद में दुर्गेश ने थाना खुर्जा नगर कोतवाली में लिखित शिकायत देकर आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है। घटना के बाद से आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। वो जो हमारे लड़का पे अपनी अभी ने चुप चुप खेत बिकवा के सब पैसा कब्जा लिए। अच्छा। और पैसन की कही है तो मार पिटाई करें। पहले भी एक बार हाथ छोड़े इन्होंने, पर हम जब भी चुप लगा गए और अब तो ज़्यादा ही है। कौन कौन के चोट आई है? हम दोनों माँ बेटन की चोट आई है ज़्यादा। किस चीज़ से पार किया है उन्होंने? भूसा मार रहे हैं, हाँ। खोसोट रहे हैं, बाल पकड़ के नीचे लटका लिए मुझे, ये खोसोटे नखून से उसके लुगाई। बेटे पे क्या डाला है? उस पे तेल डाले। प्रतापगढ़ में प्रिया जायसवाल अपहरण और हत्या मामले में फरार चल रहे 50,000 रुपए के इनामी आरोपी सत्यम मिश्रा को कुंडा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और घटना में प्रयुक्त कार को भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। मुख्य आरोपी सत्यम मिश्रा घटना के बाद से फरार चल रहा था। लगातार दबिश के बाद में पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। मामले में अभी तक 3 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों पे पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेशानुसार लगातार कार्रवाई की जा रही है। आज इसी क्रम में थाना कुंडा पुलिस द्वारा 50,000 का इनामी अभियुक्त सत्यम मिश्रा पुत्र दिनेश मिश्रा, जो नई बाजार थाना कुंडा का रहने वाला था, जो थाना कुंडा के ही मुकदमे में जिसमें लड़की की अपहरण कर हत्या कर दी गई थी, वांछित था, काफी दिनों से फरार था। आज उसे गिरफ्तार किया गया है। उसको माननीय न्यायालय भेजा जा रहा है और अन्य आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। मऊ में तमसा नदी पर पीपा पुल बनने का रास्ता साफ हो गया है, जिसकी लागत 60 लाख रुपए होगी। इस पुल से कई गांव सीधे मऊ शहर से जुड़ेंगे और बरसात में आवागमन की परेशानी खत्म होगी। मंत्री ए.के. शर्मा के प्रयासों से इस योजना को संभव किया जा सका है। लोगों का कहना है कि इससे क्षेत्र के विकास को नई रफ्तार मिलेगी और गांवों की समस्या से राहत मिलेगी। और प्रयागराज के नैनी थाना क्षेत्र में विश्व प्रसिद्ध सच्चा बाबा आश्रम में निर्माण कार्य को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। आश्रम के संरक्षक स्वामी डॉक्टर चंद्रदेव महाराज ने सपा के पूर्व राज्यसभा सांसद और उनके समर्थकों पर निर्माण कार्य को बलपूर्वक रोकने का आरोप लगाया। आरोप है कि उन्होंने सीमेंट पर पानी डाला, सरिया काटा और आश्रम के विद्यार्थियों और शिक्षकों के साथ में बदसलूकी की। आश्रम प्रशासन ने सरकार और पुलिस से सुरक्षा की मांग की है और सख्त कार्रवाई की अपील की है। उपद्रव की तो सीमा शब्दों में नहीं बताई जा सकती और आश्रम के इतिहास में जो उपद्रव आज इस आयु के और सपा के इतने बड़े गद्दार नेता और उनके द्वारा इस तरह का आश्रम की संस्कृति, आश्रम की परिस्थिति, आश्रम की मर्यादा को नष्ट भ्रष्ट कर लेते हुए जैसे। और सीधे आपको वाराणसी लेकर चलते हैं, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे, जलाभिषेक, रुद्राभिषेक करेंगे और विशेष मंत्रोच्चारण के साथ में भगवान शिव की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आराधना कर रहे हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब जब वाराणसी के दौरे पर होते हैं सीएम, काशी विश्वनाथ मंदिर जाते हैं, पूजा अर्चना करते हैं और भगवान शिव का आशीर्वाद लेते हैं। काल भैरव मंदिर भी जाते हैं और आज सीएम की बड़ी बैठक भी होने वाली है, जिसमें तमाम आला अधिकारी मौजूद रहेंगे और उनसे वाराणसी के विकास कार्यों को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ
आदित्यनाथ फीडबैक भी लेंगे और समय समय पर मुख्यमंत्री का वाराणसी का दौरा रहा है और आज एक बार फिर से काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचे हैं। वाराणसी के दौरे पर हैं सीएम। तस्वीरें आपके सामने। सीएम का ये दौरा बेहद खास माना जा रहा है। कालभैरव मंदिर और बाबा विश्वनाथ के दर्शन पूजन करने के लिए भी मुख्यमंत्री पहुंचे हैं और ज्यादा जानकारी के साथ में रवि पांडे जुड़ गए हैं। रवि पांडे, तस्वीरें सामने आ रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भगवान शिव की पूजा कर रहे हैं और इसके बाद आगे का क्या कार्यक्रम रहने वाला है? देखिए, मुख्यमंत्री 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे हुए हैं, जहां उन्होंने सबसे पहले जो ये बीजेपी क्षेत्रीय समन्वय समिति के साथ उन्होंने बैठक की। इस बैठक में पंकज चौधरी के साथ साथ तमाम बड़े जो पूर्वांचल के गद्दावर नेता हैं वो शामिल हुए और जीत का मंत्र इसमें मुख्यमंत्री ने दिया। और काफी लंबी बैठक ये चलने के बाद मुख्यमंत्री हमेशा की तरह बनारस में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की और बड़ा लंबा ये बैठक चला। उसके बाद शाम अभी कुछ देर पहले मुख्यमंत्री स्थलीय उतरने के लिए बनारस के सड़कों पर निकले और सबसे पहले सिगरा वो पहुंचे, जहां पर चल रहे विकास कार्यों का जायजा लिया और अब वो महादेव के मंदिर में अपनी हाजिरी लगा रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं। हमेशा की तरह जब भी मुख्यमंत्री बनारस आते हैं तो वो जरूर विश्वनाथ मंदिर और काल भैरव मंदिर में जाकर के अपनी हाजिरी लगाते हैं और पूरे विधि विधान से दर्शन पूजन करते हैं। और इसी के साथ मंदिर में चल रहे जो भी सुविधाएं हैं, क्या कमियां हैं, किस तरीके की काम चल रही है, श्रद्धालुओं के लिए क्या व्यवस्थाएं हैं, आने वाले जो भीड़ बहुत ज्यादा लग रहा है उनको क्या क्या व्यवस्थाएं दी जा रही है, इसका भी वो कहीं न कहीं निरीक्षण कर लेते हैं, पूछताछ कर लेते हैं। तो आज जो मुख्यमंत्री का बनारस का जो दौरा रहा वो काफी अहम रूप में देखा गया 2 दिवसीय इस दौरे में, जहां उन्होंने बीजेपी नेताओं को 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर के बूथ स्तर तक कैसे लड़ाई लड़ी जाएगी उसका मंत्र दिया। वहीं विकास कार्यों का उन्होंने जायजा लिया और अब महादेव के चरणों में दर्शन पूजन कर रहे हैं। रवि, आगे का क्या कार्यक्रम रहने वाला है और इसके अलावा वाराणसी के विकास कार्यों को जो लेकर फीडबैक सीएम योगी आदित्यनाथ ने लिया है, क्या सीएम उससे संतुष्ट नजर आए हैं और क्या कोई दिशा निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं? जब देखिए 2 दिवसीय अपने दौरे में लगभग 3 बजे विकास कार्यों की यह बैठक शुरू हुई और तमाम जो विभाग हैं उनके जो आला अधिकारी हैं वो उस बैठक में मौजूद रहे। तमाम विकास कार्य चल रहे हैं, नगर निगम के विकास कार्य चल रहे हैं, विकास भवन को लेकर के चल रहा है, तो उसका जो करने की जो एक समय सीमा है उसको लेकर के मुख्यमंत्री ने ज्यादा जोर दिया है। उनका साफ निर्देश रहा कि जो भी काम चल रहे विकास के वो तय सीमा पर ही समाप्त किए जाएं, उससे ज्यादा समय न लगे। और इसके साथ ही उन्होंने जो और आने वाले जो विकास कार्य है उसका पूरा रोड मैप निर्देश किया। रोपवे की जानकारी लिया मुख्यमंत्री ने कि कब तक ये रोपवे बन करके तैयार होगा। तो इसके बाद वो दर्शन करने के लिए निकले और दर्शन करने के बाद अब वो सीधे सर्किट हाउस वापस जाएंगे, यहाँ रात्रि विश्राम करेंगे और उसके बाद कल सुबह लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे। रवि, 2027 में विधानसभा के इलेक्शन भी होने हैं, उससे पहले सरकार की यही कोशिश है कि जो विकास कार्य अभी चल रहे हैं उनको पूरा कर लिया जाए और एक यूपी के मॉडल की तरह यूपी की जनता के सामने पेश किया जा सके ताकि बीजेपी को इससे फायदा हो। तो क्या लगता है कि जो उत्तर प्रदेश में विकास कार्य हो रहे हैं, बीजेपी नारा देती है सबका साथ सबका विकास, क्या ये कारगर साबित हो पाएगा और वाराणसी की जनता कितना ज्यादा खुश और संतुष्ट इससे नजर आती है? देखिए, यूँ अगर कहा जाए तो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में चल रहे विकास कार्यों को लेकर के काफी गंभीर है और खुद स्थलीय निरीक्षण करते हैं और हर जिले में खुद जाकर के उसकी जांच परख भी करते हैं। लेकिन बनारस एक मुख्य स्थान है, सियासी केंद्र के साथ साथ अब एक मॉडल के रूप में भी प्रस्तुत किया जाना है, क्योंकि हजारों करोड़ रुपए की यहाँ की जो विकास योजनाएं हैं वो चल रही हैं। वर्तमान की अगर बात करें तो आपके नगर निगम का एक नया सदन बनने जा रहा है, जो बॉन्ड के जरिए नगर निगम में एक व्यापारिक जो एक मल्टीपर्पज जो एक बिल्डिंग है वो बनने जा रही है। इसके साथ ही दाल मंडी का विकास कार्य चल रहा है। तो तमाम जो विकास कार्य हैं जिससे आने वाले श्रद्धालुओं के साथ साथ बनारस की जनता को जो फायदा होगा
उसको भी उस बैठक में ये बताया गया है कि किस प्रकार जनता के पास इन तमाम योजनाओं की सुविधाएं उनको पता चले, ताकि उसका जो फीडबैक है, उसका जो फायदा है वो 2027 के चुनाव में नजर आए। पूर्वांचल के जो तमाम जो नेता रहे वो इस बैठक में, आज के बैठक में मौजूद रहे और उससे यही कहा गया कि हर बूथ पर वो जो पूरी जनसंख्या उस बूथ की है वो वहां की जनता को चल रहे विकास कार्यों की जानकारी देना है, ताकि उन्हें ये पता चल सके कि यह जो पूरे विकास कार्य है उत्तर प्रदेश सरकार उनके लिए लेकर के आई है, जनता की सुविधाओं के लिए लेकर के आई है। तो तमाम ये जो बातें हैं उन्होंने मुख्यमंत्री के लंबे बैठक के दौरान दिया, 2027 के का जीत मंत्र भी दिया। तो तमाम जो अलग अलग जो बातें हैं वो मुख्यमंत्री इस पूरे लंबे बैठक के दौरान साझा की। इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी शामिल रहे, आरएसएस के तमाम जो एक बड़े नेता हैं वो शामिल रहे और तमाम जो बनारस के 3 मंत्री हैं, अन्य विधायक हैं वो शामिल रहे। रवि, कितना वक्त तक यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ रहने वाले हैं? उसके बाद में आगे क्या कार्यक्रम रहेगा मुख्यमंत्री का? जी बिल्कुल, देखिए उन्होंने महादेव के चरणों में अपनी हाजिरी लगाई, दर्शन पूजन किया, अभिषेक किया और अब हर हर महादेव के जयकारे के साथ उनका जो वहाँ की जनता है वो आप देख रहे होंगे तस्वीरों में कि स्वागत भी कर रही है। यहाँ से दर्शन करने के बाद मुख्यमंत्री सीधे सर्किट हाउस जाएंगे, वहाँ पर रात्रि विश्राम करेंगे और उसके बाद कल सुबह लखनऊ के लिए रवाना होंगे। लेकिन इसके पहले जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने आज एक लंबी बैठक की क्षेत्रीय समन्वय समिति के साथ साथ और साथ ही जो बनारस में चल रहे विकास कार्य हैं उनके तमाम जो अधिकारियों के साथ साथ बैठक की, ये एक बड़ी बैठक के रूप में शामिल हुई है और इस बात को भी एकदम साफ जाहिर कर रही है कि तमाम जो विकास कार्य चल रहे हैं बनारस को में उस पर लेकर के मुख्यमंत्री काफी गंभीर है। समय सीमा को लेकर के भी बातें सामने आई हैं, जो विकास कार्य चल रही हैं वो समय पे खत्म हो, इस पर मुख्यमंत्री का ज्यादा फोकस रहा, इस पर ज्यादा ध्यान रहा। उसको देख करके मुख्यमंत्री ने काफी निर्देश भी जारी किए। बिल्कुल, और अब ये आरती की तस्वीरें सामने आ रही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ से सीधे सर्किट हाउस पहुंचेंगे और ये काल भैरव मंदिर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। काशी का कोतवाल इन्हें कहा जाता है और जब सीएम यहाँ पहुँचते हैं, काशी विश्वनाथ मंदिर हो या काल भैरव मंदिर हो, दर्शन पूजन करने के लिए हमेशा पहुँचते हैं। और काल भैरव मंदिर के दर्शन किए बिना काशी की जो यात्रा है वो अधूरी मानी जाती है और इसीलिए बड़ी संख्या में यहाँ लोग हर दिन पहुँचते हैं और दर्शन पूजन भी करते हैं। और रवि, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्षेत्र है और इसीलिए भी वाराणसी अपने आप में बेहद खास हो जाता है कि प्रधानमंत्री यहाँ से चुनाव लड़ते हैं। और बीजेपी का खास फोकस हमने यहाँ पर देखा, अगर हम पिछले कई सालों का रिकॉर्ड उठाकर देखें तो काशी विश्वनाथ मंदिर हो या इसके अलावा आसपास के जो क्षेत्र है वो हर एक कोशिश की गई है ताकि जो यहाँ पर लोग पहुँचते हैं, पर्यटक पहुँचते हैं, उनको किसी भी तरह की परेशानी ना हो, जाम से लोगों को निजात मिल सके। तो हर तरफ बीजेपी का फोकस है कि लोगों को राहत दी जा सके और फिलहाल ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। और रवि, आप नज़र बनाए रखिएगा। सीएम के दौरे को लेकर जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। वाराणसी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी की गलियों में घूमे और बच्चों को चॉकलेट भी दी, लोगों से भी मुलाकात की है। बच्चों से जो प्यार दुलार करते हुए ऐसी तस्वीरें पहले भी सीएम के सामने आती रही हैं, जहां मुख्यमंत्री का बाल प्रेम दिखता है। और ये वाराणसी की तस्वीरें हैं जहां पर बनारस की गलियों में सीएम योगी आदित्यनाथ गए, बच्चों को चॉकलेट भी दी है और लोगों से मुलाकात भी की है। ये 3 तस्वीरें आपके सामने। पहली तस्वीर काशी विश्वनाथ मंदिर की, जहां शिवलिंग की पूजा करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ। दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं बनारस की गलियों में जब मुख्यमंत्री निकले और लोगों से मुलाकात करके बच्चों को चॉकलेट भी बांटी। और तीसरी तस्वीर ये बच्चों से बातचीत करते हुए। तो जमीनी हकीकत जानने के लिए मुख्यमंत्री गलियों में गए, उसके बाद में अधिकारियों से बात की, बनारस के लोगों से भी बात की है और साथ ही अधिकारियों को तमाम दिशा निर्देश भी दिए गए हैं कि जो तय सीमा है जब तक काम पूरा कर लिया जाए, क्योंकि आगे विधानसभा के इलेक्शन भी है। तो ऐसे में बीजेपी की कोशिश यही है कि सारे निर्माण कार्य और जो विकास कार्य चल रहे हैं वो तय समय पर पूरे हो सकें। उन्नाव से बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने अखिलेश की पीडीए पर तंज कसा और कहा कि
इटावा में पीडीए की ये भीड़ को बताती है कि इटावा में नहीं है तो कहीं नहीं है। 2027 में भारतीय जनता पार्टी की भारी बहुमत से प्रदेश में सरकार बनने वाली है। इटावा में नहीं है तो उत्तर प्रदेश में कहीं नहीं है। पीडीए की बातें करना केवल समाज को गुमराह करना है। 2027 में भारतीय जनता पार्टी की भारी बहुमत से प्रदेश में सरकार बनेगी। और खबर मेरठ से है, जहां पर बीजेपी नेता संगीत सोम का बड़ा बयान सामने आया। देश में दूसरी बाबरी मस्जिद नहीं बनने देंगे, बाबरी के नाम पर ईंट लगी तो फेंक देंगे। हमने 500 साल भगवान श्री रामचंद्र जी के लिए इंतजार किए, मंदिर के लिए इंतजार किए। 500 साल हमने कलंक झेला है बाबरी मस्जिद के नाम पे। अब हम दूसरी बाबरी मस्जिद देश में नहीं बनने देंगे। जिस तरीके से आक्रांताओं के नाम पे मंदिरों को तोड़ के बनाया गया, बाबर के नाम पे एक ईंट इस देश में नहीं लग सकती। चाहे जो हो जाए, यहाँ का सनातनी जाग चुका है और सनातनी यही कह रहा है कि आप जाके खामनेई को बचाइए ना। खामनेई को तो उसके घर में मार दिया और मुस्लिमों की जमीन पे बैठ के मार दिया, लेकिन मुस्लिमों के एक हलक में से जबान नहीं निकल रही है। उनके इतने बड़े सुप्रीम लीडर को मारा गया है, लेकिन भारत में बाबरी मस्जिद बनाने की बात करेंगे। ईरान और इजराइल के बीच में युद्ध जारी है। मेरठ के कारोबारी अपनी पत्नी के साथ में दुबई में फंसे हैं। परिवार के माथे पर चिंता की लकीरें हैं और वीडियो कॉल के जरिए परिवार से बातचीत हुई है। परिवार ने सरकार से मदद की गुहार लगाई है। ये नहीं बोला था कि नई फ्लाइट्स उड़ेगी, उन्होंने कहा हमें 6 आवर्स का टाइम दो, हम फिर आपको बताते हैं। पर जैसे मैं जब उससे वीडियो कॉल से बात कर रही थी अपनी भाभी से, तो एकदम से अलार्म की आवाज आई और मेरे आंसू निकल गए कि ये क्या, क्योंकि मैं तक सुन पा रही थी, तो वो क्या फील कर पा रहे हैं उस टाइम पे उन्हें ही पता है। ईरान में अमेरिका इजराइल हमले के बीच में अंबेडकर नगर का एक परिवार गहरी चिंता में है। अंबेडकर नगर में एतबार हुसैन अक्कर ने परिवार के 5 सदस्य ईरान में फंसे हुए हैं। 2 दिन से उनसे कोई भी संपर्क नहीं हो पाया है, जिससे परिजनों की बेचैनी और भी बढ़ती जा रही है। परिवार ने भारत सरकार से सकुशल वापसी की गुहार लगाई है। परसों रात में मेरी बात मेरे बेटे से 5 मिनट के लिए हुई थी और उसने ये बताया था कि हालात यहाँ के अच्छे नहीं हैं। देखिए क्या होता है पिताजी, सब हमारा पूरा परिवार सब परेशान है और उसके साथ साथ हम और भी परेशान है कि हमारे ये जो धर्मगुरु की हत्या की गई है, ये हमारे ही नहीं पूरे वर्ल्ड के धर्मगुरु माने जाते थे। ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई की मौत और साथ ही इजराइल ईरान युद्ध ने बाराबंकी के कई गांवों में चिंता की लहर फैला दी है। बाराबंकी जिले के दर्जनों युवक इजराइल में मजदूरी कर रहे हैं और युद्ध के बीच में अपने परिवारों से वीडियो कॉल के जरिए संपर्क बनाए हुए हैं। मजदूरों ने बताया कि मिसाइल और बम आसमान में ही नष्ट हो जाते हैं और फिलहाल वह सुरक्षित स्थानों पर हैं, लेकिन परिजन ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि उनके लड़के जल्द सुरक्षित घर लौटें। साल 10 महीना हो गया। अच्छा, करीब 22 महीने से है। 22 महीना हो गया। अच्छा, अभी आपकी वीडियो कॉल पे बात हुई। हाँ। ईरान और इजराइल के बीच युद्ध चल रहा है, क्या बताया बेटे ने, कैसा लगा? बेटे ने बताया हमारा बहुत सुरक्षित है, बहुत अच्छा है, हमको कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, हाँ। बेटा आपका वहाँ है, युद्ध का माहौल है, तो बेटा वहाँ है, उसकी मर्जी आए। हम तो कहते हैं कि आओ या मत आओ, हम मना नहीं करते हैं कि मत आओ। हाँ। बोलते हैं कि आओ, इच्छा है तो अपनी। ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई की मौत के बाद में दुनिया में शियाओं के नेतृत्व के सवाल पर संभल में शिया समुदाय के शिया कवि डॉक्टर नजीमुज्जफर ने कहा है कि बात शियाओं के नेतृत्व की नहीं है, बात दुनिया के नेतृत्व की होनी चाहिए। क्या अमेरिका इजराइल दुनिया का नेतृत्व करेगा? उन्होंने कहा कि खामेनेई साम्राज्यवाद के खिलाफ खड़े थे। खामेनेई अमेरिकी दादागिरी के आगे नहीं झुका। अमेरिका ईरान विवाद पर दुनिया की चुप्पी पर उन्होंने सवाल उठाए। शियों के नेतृत्व की नहीं है, बात होनी चाहिए कि दुनिया का नेतृत्व कौन करेगा। क्या अमेरिका और इजराइल करेगा
पूरी दुनिया खामोशी से देखती रहेगी। वो जो ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामेनेई के मारे जाने के बाद में शिया चांद कमेटी के अध्यक्ष मौलाना सैफ अब्बास नकवी ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनाते हैं। कि आज पूरी दुनिया ने देख लिया कि अमेरिका और इजराइल ने किस तरीके से दहशतगर्दी का मुजाहरा किया है और पूरी खाड़ी को, पूरे मिडिल ईस्ट को जंग की आग में झोंक दिया है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।